हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको मैं रिवाइज कराऊंगा ड्यू डिलिजेंस का वेरी सिंपल वेरी इजी टॉपिक, जो एक पेज में मैंने पूरा अच्छे से आपके लिए प्रेजेंट कर रखा है विद कीवर्ड्स। ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। सारे कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइटेड है, अभी इसको अच्छे से खत्म करेंगे। सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको टिक करा दूंगा। अच्छे से याद करना है, अच्छे से इसको समझना है, खत्म करना है। इसमें कुछ नहीं आया तो 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन आ गया ना तो देख के जाएगा, वो छोड़ना नहीं है अपने को। सर ड्यू डिलिजेंस क्या है? सर एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें सर ये देखो, ये अमन गुप्ता है। अमन गुप्ता कौन है? सर इन्वेस्टर्स है। ठीक है, ये इन्वेस्टर है सर। और ये दो बाकी लोग सर, ये दोनों भाई है, जॉब के फाउंडर है। जॉब जो मसाला है जो सेल करती है, ये इनकी कंपनी क्या करती है, मसाला वगैरह सेल करती है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी पाउडर, ठीक है, ये सेल करती है। तो सर अमन गुप्ता आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दे क्या? नहीं कर सकता। क्यों करेगा? तो अमन गुप्ता क्या करेगा, ये जो डिटेल्स इन्होंने दी है उस पर ड्यू डिलिजेंस कराएगा। सर वो क्या होता है, अब देखो, जैसे इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बताया, सर मैं सेल्स देखता, ये मार्केटिंग देखता, मैं फाइनेंस देखता, ये मतलब जो जो अपना बताएगा, ये एडवर्टाइज देखता है उसमें डिजिटल आइटम से, उसका जो मैनेजमेंट है वो सारा उसके बारे में बताएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद में वो सर अपने ऑपरेशंस के बारे में बताएगा। सर हमारा प्लांट इतना कैपेसिटी का है, हमारा प्लांट इस जगह है और इस जगह पे हमारा ऑपरेशंस होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। और मटेरियल फैक्ट्स भी बताएगा। सर हमारा इतना लोन है, हमारा इतना प्रॉफिट है, हमारा इतना ईबीआईटी है, मतलब ईबिटा है, जो भी है, मतलब सेल्स है, रेवेन्यू, टर्नओवर, जो भी बोलो, ये सारा मतलब अपना मटेरियल फैक्ट्स बताएगा। तो ये मैनेजमेंट के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में और कुछ मटेरियल फैक्ट्स बताएगा धंधे के। तो अमन गुप्ता इन चीज़ों को ऐसे ही बिलीव कर ले, जो इन्होंने बोला सही है वो नहीं बिलीव करेगा। तो ये जो डिटेल्स उन्होंने दी है, क्या डिटेल्स दी है, ये डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी ये डिटेल्स दी है, इस पर वो क्या करेगा, अपना ड्यू डिलिजेंस कराएगा, उनको वेरीफाई करेगा, उनको एग्जामिन कराएगा। तो सुनो, प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, परफॉर्म करेगा अमन गुप्ता, परफॉर्म बाय इन्वेस्टर्स इनटू द डिटेल्स ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने बताया वैसा ही है कि नहीं है, मैनेजमेंट के बारे में जो बताया है कि नहीं है, जो मटेरियल फैक्ट्स बताया है कि वो सही है कि नहीं, तो वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ इसमें टफ नहीं है। सर इंपॉर्टेंस बताओ ड्यू डिलिजेंस के। देयर आर मेनी रीजन्स जिसके लिए ड्यू डिलिजेंस होता है। सर क्या रीजन, क्या इंपॉर्टेंस बताओ। अभी व्हाट इट अपीयर्स टू बी, ऐसा कंफर्म करो, टू कंफर्म दैट द बिजनेस व्हाट इट अपीयर्स टू बी। हमको अगर ऐसा दिख रहा है कि ये नमक का बिजनेस है ना, तो नमक का ही होना चाहिए, पीछे आप ड्रग्स मत बेचो। तो टू कंफर्म दैट द बिजनेस व्हाट इट अपीयर्स टू बी, वेरी सिंपल। अब देखो इस डील में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक डील किलर डिफेक्ट था। तो ये डील किलर डिफेक्ट आइडेंटिफाई किसने किया? साक, जो टैंक में जो अनुपम है ना, उसने आइडेंटिफाई किया, शादी.com वाले ने। उसने क्या किया, मेरे को एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, पर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे नहीं पता, मतलब नंबर्स में नहीं पता। अभी सुनो, इन्होंने जब बताया अपने बिजनेस के बारे में, इन्होंने कहा X करोड़, इतने करोड़ का लोन लिया हुआ है हमारे फादर से, और कुछ इक्विटी ये लोग इधर बांट रहे थे, 1%, चलो 10% ले लेते, 10% इक्विटी ये कह रहे थे आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और इन्होंने ये एक डिटेल बताई थी कि इतना लोन हमने फादर से ले रखा है, तो अब लोगों को इन्वेस्ट कर देना चाहिए आंख बंद करके। अनुपम ने कहा मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को तो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। आप अपने कंपनी का प्रॉफिट कम कर दे रहे हो अपने फादर को इंटरेस्ट दे के, जबकि वो तो आप ही का कैपिटल, आप तो अपना प्रॉफिट ले रहे हो, मेरे को अपना 10% पता नहीं कब मिलेगा। जब अब इंटरेस्ट में आप दिखाओगे ज़्यादा इतना इंटरेस्ट पेमेंट, तो लॉस आ जाएगा, तो मेरा पेमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, तो मेरे पैसे आएंगे नहीं। तो उसने कहा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो ये क्या था, डील किलर डिफेक्ट। तो ये आइडेंटिफाई किया अमन ने। तो टू आइडेंटिफाई दी पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन दी टारगेट कंपनी, कोई डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है ना टारगेट कंपनी में, और अवॉइड करे बैड ट्रांजेक्शन को। वेरी सिंपल। अब सुनो, अभी अगर उसने अपना डील किलर डिफेक्ट बताया, तो वो डील किलर डिफेक्ट उसने आइडेंटिफाई करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए बैड ट्रांजैक्शन। वेरी सिंपल, अभी इतना समझ में। अभी एक इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया सेट किया उसने। क्या कहा अनुपम ने, मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा आपके कंपनी में जब ये लोन को आप इक्विटी में कन्वर्ट करोगे। तो आपका काम क्या है, ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा, वेरीफाई करेंगे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन क्राइटेरिया जो अनुपम ने सेट किया था उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। वेरी सिंपल। अब सुनो, इस पेंसिल की वैल्यू 8000, आप रिटेलर के पास गए, बोले मेरे को ये पेंसिल दे दो, तो उसने बोला 8000 आपको देना है, 8000 दो और पेंसिल लेके जाओ। आपने बोला कि सर ये पेंसिल अमेजोन पे 6000 की मिल रही है, आप तो मुझे कम दो, वो तो मेरे को घर पहुंचा के जाएगा। तो आपने नेगोशिएट करके आपने वो प्राइस कम करा ली, आपने इसकी सही वैल्यू पता कर ली। अब सुनो,
थर्ड पॉइंट कैसा है, ऐसी जानकारी गेन करो टू गेन इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग द एसेट। इस एसेट की सही वैल्यू पता करने में मदद करेगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन, कोई वारंटी है तो डिफाइनिंग वारंटीज, और आपको नेगोशिएट करने में हेल्प करेगा, मतलब नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल, व्हाट इट अपीयर्स टू बी वैसा बिजनेस होना चाहिए। आइडेंटिफाई करो डील किलर डिफेक्ट्स और ऐसी इंफॉर्मेशन आप गेन करो जिससे आप इसकी सही वैल्यू, मतलब एसेट्स की सही वैल्यूएशन कर पाओ, डिफाइन कर पाओ, रिप्रेजेंटेशन, वारंटीज और प्राइस कंसेशन में नेगोशिएट कर लो, और ये वेरीफाई कर लो कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर अब ये ड्यू डिलिजेंस का क्लासिफिकेशन बताओ, कैसे कैसे ये क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अभी इसको एक बार रफ कर देते हैं, ये हटा देते हैं अपन ने जो भी। ठीक है, अब सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस समझाओ। सर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस में क्या है, कॉमर्स में अपन आए, मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ। कॉमर्स में जब आया है तो 4 चीज़ें पढ़नी है और 2 चीज़ें नहीं पढ़नी। 4 सब्जेक्ट पढ़ाया हमें, 2 सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ाया। कॉमर्स में आया तो फाइनेंस पढ़ाया, टैक्स अच्छे से पढ़ाया, इंफॉर्मेशन सिस्टम से ज़बरदस्ती पढ़ाया, लीगल में लॉ पढ़ाया, लॉ तो हम लोग को पढ़ाया, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस ज़बरदस्ती। कॉमर्स में आया, फाइनेंस पढ़ाया, टैक्स पढ़ाया, लीगल पढ़ाया और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ज़बरदस्ती से पढ़ाया। ये 4 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाए गए। वेरी सिंपल। सर हमें 2 सब्जेक्ट के बारे में कभी भी नहीं पढ़ाया, दैट इज़ इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया, पर्सनल के बारे में नहीं पढ़ाया। सुनो, कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स में जब आया हमें फाइनेंस के बारे में, टैक्स के बारे में, लीगल के बारे में और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया। इन्वायरमेंटल और पर्सनल ड्यू डिलिजेंस मतलब इन 2 के बारे में नहीं पढ़ाया। वेरी इजी, वेरी सिंपल, इनको हटाओ। अब आपको याद हो गया ये मेमोरी टेक्निक, जिस हिसाब से मैंने बोली उस हिसाब से आप लिख लेना। कॉमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस क्या है? सर आपको इवैल्यूएशन करना है। क्या इवैल्यूएशन करना है? कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इवैल्यूएशन करना है, स्ट्रेटेजिक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना है और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अगर आप धंधा कर रहे हो तो उसको आप कॉमर्शियली, स्ट्रेटेजिकली और ऑपरेशनली पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इवैल्यूएट करो। वेरी सिंपल, आपको समझ में आता। तो अब इधर एग्जांपल क्या किया, जब अगर आप मर्जर करोगे तो आपको ऑपरेशनल सिनर्जी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अमन गुप्ता यहाँ पे आके कंपनी में मर्जी कर रहा है या फिर तो आपके साथ ही बिजनेस कर रहा है, तो आपको ऑपरेशनल सिनर्जी मिलनी चाहिए। ऑपरेशनल सिनर्जी मतलब 1 + 1 11 होना चाहिए, ना कि 1 + 1 2। ठीक है, आपका धंधा बढ़ना चाहिए 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना बढ़ना चाहिए, तो आपकी सिनर्जी होनी चाहिए। साथ में मिलोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। फाइनेंस का ड्यू डिलिजेंस, सर आप फाइनेंस का क्या करेंगे? सर एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो भी फाइनेंस के अकाउंट या रिकॉर्ड होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। साथ में आओ, टैक्स ड्यू डिलिजेंस में मर्जर एक्विजिशन हुआ, उसका टैक्स इफेक्ट अकाउंटेंट लुक करेगा या कंसीडर हैज टू लुक द टैक्स इफेक्ट ऑफ द मर्जर और एक्विजिशन। इतना ही लिखना, आपको मार्क्स मिलेंगे पूरा, टेंशन मत लो। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस को एक्सप्लेन करने की बारी आई, आईसीएआई ने साफ सिंपल भाषा, ये तो कंप्यूटर सिस्टम से प्रिटेंड करता है, ये प्रिटेंड करता है टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम या रिलेटेड मैटर ऑफ द एंटिटी। तो आप भी आप क्या लिखोगे? It pertains to the computer system and the related matter of the entity. Very simple. It pertains to all the computer system and the related matter. Information system due diligence पे आईसीआई ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। पूछा सर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस के बारे में बताओ, अरे यार वो प्रिटेंड करता ना कंप्यूटर सिस्टम से, बस। तो आप भी लिखना, प्रिटेंड करता कंप्यूटर सिस्टम से, बात करता। सर लीगल में क्या करते हैं? जो लीगल एस्पेक्ट्स देखेंगे। लीगल एस्पेक्ट्स कैसे देखेंगे? जो आपकी एंटिटी की फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटीज आर रिव्यूड इन अकॉर्डेंस विद द लीगल एस्पेक्ट्स। वेरी सिंपल। उसके बाद इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस में आप इन्वायरमेंट, एंटिटी का इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करोगे, एंटिटी के इन्वायरमेंट के बारे में, एंटिटी के फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और एंटिटी के एडाप्टिवनेस के बारे में कि ये कैसे फ्लेक्सिबल है कि नहीं, एडाप्ट हो पाएगा कि नहीं, मतलब एंटिटी का इन्वायरमेंट स्टडी करके ये आप डिसाइड करोगे। ये हो गया इन्वायरमेंट ड्यू डिलिजेंस। अब सर पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, वेरी सिंपल। देखो कुछ पर्सनल पॉलिसीज बनाई है हमारी इस कंपनी में, क्या वो हमारे को चेंज किए बिना, मतलब वो वही सेम पॉलिसी हमारे को सूट करेगी? मतलब जो रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? जो रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें वो सूट करेगी, या उसी के लाइन में है, आर इन लाइन, या फिर मतलब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्या? और कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या इन लाइन है? क्या रीस्ट्रक्चरिंग के इन लाइन है या फिर थोड़ा सा चेंज करके सूट करेगा क्या सर? किसमें? हमारी जो रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। कॉमर्स में 4 सब्जेक्ट पढ़ने, 2 नहीं पढ़ने, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। वेरी सिंपल, खत्म। आओ
सर स्कोप बताओ, स्कोप किसका बताओ, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का स्कोप बताओ। अब मेरी बात सुनो, कुछ स्कोप में जब आएगा तो आप कुछ चीज़ें पास्ट की कंसीडर करेंगे, कुछ चीज़ें प्रेजेंट की कंसीडर करेंगे। पास्ट में इधर देखना, पास्ट में क्या कंसीडर करेंगे, सर इनका हिस्ट्री देखे क्या, इनका हिस्ट्री देखते हैं, किसका, जो कंपनी का हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी। ये प्रमोटर का बैकग्राउंड देखो क्या क्या करके आया, बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर, ये तो आपने पास्ट में देख लिया। सर फ्यूचर में, फ्यूचर इस साइड, फ्यूचर में क्या देखेंगे सर, फ्यूचर में ये देखेंगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। सर फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, पास्ट में हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी और बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर देखा। अभी प्रेजेंट में क्या देखें, अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो और ये सब के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, टैक्स। तो ये अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो मतलब आप स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस करते हो। सर ये सारा याद हो गया तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को छोड़ना थोड़ी है। तो सुनो, अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से होना चाहिए, फिर उसमें कैश फ्लो भी होता है, सब में टैक्स तो होगा ही होगा। तो आपका स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस पूरा हो गया, आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को कभी नहीं भूलना। सर वेरी सिंपल, ये हो गया आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। रिव्यू ऑफ कैश फ्लो पे, रिव्यू ऑफ कैश फ्लो में कंपनी के पास जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं, मतलब वो अपने जो भी उसको कैश की रिक्वायरमेंट आती है वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। तो आपको कैश फ्लो तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। कैश फ्लो में आप रिव्यू करते समय क्या चीज़ चेक करोगे, सर ये 5 चेक करोगे। इट इज़ नेसेसरी टू चेक दैट। सुनो, जो उसने कंपनी क्या करती है, कमिटमेंट देती है। क्या कमिटमेंट देती है कि वो ट्रेड पेएबल्स को वो अपना पैसा दे देगी, जो उसने मटेरियल है उसके बदले उसको पैसा दे देगी। बैंक्स को बोलेगी तुमको इंटरेस्ट दे दूंगी। गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कंपनी बोलेगी कि मैं तेरे को टैक्स दे दूंगा। और अदर स्टेक होल्डर्स को कंपनी क्या बोलेगी, मैं प्रॉफिट दे दूंगा। तो अब ये सारी चीज़ें कंपनी ने बोल दिया, लेकिन क्या कंपनी ये सब ऑनर कर पा रही है जो कमिटमेंट उसने किया है। तो ऑनर इट कमिटमेंट, आइदर इट्स मेड टू ट्रेड पेएबल्स, आइदर टू बैंक, टू गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स। वेरी सिंपल। अब सुनो, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। सर इसके बाद में मेरे पास आपके लिए मेमोरी टेक्निक, आपसे पूछे कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है तो आप बोलोगे सर आइडल फंड को टर्न करना है डिप्लॉय फंड में, आइडल फंड को टर्न करना है डिप्लॉय फंड में। इधर देखो मेमोरी टेक्निक, अपने वो कॉपी नोट जो भी है अपने में लिख लो। तो सर आइडल फंड को जो क्या, आइडल फंड क्या, कोई तुम्हारे पास आइडल फंड पड़ा है क्या, पड़ा है तो क्यों पड़ा, क्या है क्या, पहले ये देखो। आपके पास आइडल फंड नहीं रहना, क्यों आइडल लगता है, सेविंग में भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप आइडल फंड क्यों रख रहे हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था टर्न मतलब क्या कंपनी टर्न कर पा रही है ट्रेड रिसीवेबल्स को, मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल्स पैसा देने वाले हैं वो उन ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करके, मतलब पैसा आ रहा है ना, क्या आप इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो हाउ वेल इज द कंपनी इज एबल टू टर्न क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है, वेरी सिंपल। और डिप्लॉय फंड था लास्ट वाला पॉइंट, तो हाउ वेल डज इट डिप्लॉय फंड्स। तो रिव्यू ऑफ कैश फ्लो में क्या नेसेसरी है सर चेक करना, रिव्यू ऑफ कैश फ्लो में क्या नेसेसरी चेक करना, जो उसने कमिटमेंट किया वो ऑनर कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न में ये चेक करेंगे आइडल फंड्स टर्न हो रहा है ना डिप्लॉय फंड में, मतलब आइडल फंड है क्या उसके पास, टर्न मतलब इन्वेंट्री मतलब और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न हो रहा है क्या, और डिप्लॉय फंड में कितना अच्छे से वो अपना डिप्लॉय करता है इट्स फंड। ये है रिव्यू ऑफ कैश फ्लो के 5 पॉइंट्स। अब सर ड्यू डिलीजेंस कैसे कंडक्ट करें, जैसे ये क्वेश्चन आएगा तुमको कुछ आइडिया नहीं, तुम सर पकड़ के बैठ जाएगा, ये फिर कैसे सर थ्योरी क्वेश्चन आ गया। हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस, जैसे ही तुम एग्जाम में सर पकड़ोगे ना इस क्वेश्चन को देखते तभी याद करना इसको, सर को खोलना है, मतलब स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, माइंड को ओपन माइंड, स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। ओपन माइंड इसका मतलब एज्यूम मत करना भाई क्या कि गलत ही मिलेगा, डोंट एज्यूम दैट एनीथिंग रॉन्ग विल बी फाउंड एंड लुक फॉर इट, ऐसा कुछ नहीं, गलत का सोचे मत, आप ओपन माइंड से जाओ ड्यू डिलीजेंस करना है और ये मत एज्यूम करना कि कुछ गलत ही मिलेगा। आपको क्या करना है, ट्रबल स्पॉट्स ढूंढने हैं और एक्सप्लेनेशंस लेनी है। सर जब पूछेगा आपसे कि ड्यू डिलीजेंस कैसे कंडक्ट करें, आपको नहीं आता, आप सर पकड़ लोगे, जैसे ही सर पकड़ोगे मतलब सर स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, आपको याद आ गया उसके बाद आप नहीं रुकोगे, क्यों नहीं रुकोगे अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। स्टार्ट विद एन ओपन माइंड कि आपको कुछ पहले से प्री एज्यूम नहीं करना, मतलब डू नॉट एज्यूम, क्या एज्यूम नहीं करना कि गलत ही मिलेगा, रॉन्ग विल बी फाउंड। इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रबल स्पॉट्स और एक्सप्लेनेशंस लेनी है, वेरी सिंपल। क्या आपके पास अब उसके बाद में आपको प्रॉब्लम तो मिल गया, समझ रहे हो, प्रॉब्लम मिल गया आपको, ट्रबल स्पॉट मिल गया, तो अब क्या करोगे, तो बेस्ट टीम लेके आओ ना, आपसे तो कुछ होगा नहीं। सर गेट दी बेस्ट टीम ऑफ द पीपल, जो अब सर बेस्ट टीम कहाँ से लाए, जो इंडस्ट्री का जिसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वही बेस्ट लोग हैं और उन्हीं का बेस्ट टीम बनाओ। तो गेट दी बेस्ट टीम ऑफ पीपल, ये इफ को काट देना, व्हेन हायरिंग सच प्रोफेशनल लुक फॉर देयर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इन द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में उनका रिकॉर्ड क्या। पहला ओपन माइंड से चालू करना, कुछ प्रिज्यूम मत करना, मतलब कुछ एज्यूम मत करना कि गलत ही मिलेगा, रॉन्ग विल बी फाउंड, आइडेंटिफाई करो ट्रबल स्पॉट और एक्सप्लेनेशंस लो। फिर ये सब आपको जब मिल गया, आपको ट्रबल स्पॉट मिल गया, तो बेस्ट पीपल को हायर करो, बेस्ट टीम को हायर करो। बेस्ट टीम क्या कहाँ से होगी, वो लोग सर जिनका इंडस्ट्री में अच्छा रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद में
अब ये आपने टीम बना ली, सबको बोला ना हेल्प लो, अब सब हेल्प लेंगे, मतलब आप उस टीम से हेल्प लो। कौन से एरियाज में? फाइनेंस में, टैक्स में, अकाउंटिंग में, लीगल में, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में, सब में हेल्प लो। सर गेट हेल्प इन ऑल एरियाज लाइक फाइनेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, लीगल, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेवेंट, जो असाइनमेंट के लिए रिलेवेंट है। उसके बाद सर आपने इतनी मेहनत की, आपको पॉइंट और ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं मिली, आप ड्यू डिलीजेंस में रिपोर्ट करने, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करोगे? मैं आपको बताऊं, अगर आपको बुक्स या डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू करते समय कुछ नहीं मिला है तो कस्टमर, सप्लायर, इन सब से जाके बात करो। वो उसकी चुगली करेगा, वो उसकी चुगली करेगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। सुनो, कस्टमर से बात करो, सप्लायर से बात करो, बिजनेस पार्टनर से बात करो, एम्प्लॉय से बात करो। ये सब क्या है? ग्रेटर रिसोर्सेज है एम्प्लॉय, तो इन सब से बात करो। टॉक टू कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, इनसे आप बात करो। और टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, देखो आप ये कर रहे हो ड्यू डिलीजेंस, तो रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लेके कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट दे दो जिसमें कंप्लायंस और सब्सटेंसिव इश्यूज या कोई रिस्क है वो बता दो। अब मेरी बात फिर से सुनना, स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। जैसे ही पूछा सर ड्यू डिलीजेंस कैसे करना है, स्टार्ट विद ओपन माइंड यार। आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है कि रॉन्ग ही मिलेगा। आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे ट्रबल स्पॉट और एक्सप्लेनेशन मांगोगे। बेस्ट टीम लो सर, बेस्ट टीम ऑफ पीपल को आप लो, क्योंकि खुद से तो आपको प्रॉब्लम मिल गई, ऐसा प्रॉब्लम को ऐसा समझो बॉम्ब मिल गया। आप क्या करें? सर अच्छी टीम लाओ ना जो इसको आपको खत्म कर देगी। गेट द बेस्ट टीम ऑफ द पीपल। आपके पास ये प्रॉब्लम आई, इसी सॉल्व करेगी। अभी बेस्ट टीम आके वो क्या करेगा? उस सब आपको हेल्प करेगा हर एक एरिया में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में, लीगल में, टेक्नोलॉजी में, सब में हेल्प करेगा जो आपको जरूरत चाहिए। सर उसके बाद में भी हमें नहीं मिला कोई ड्यू डिलीजेंस का पॉइंट, तो आप क्या करो? जाओ बात करो कस्टमर से, बिजनेस पार्टनर से, सप्लायर से, एम्प्लॉयज से, जो हमारा ग्रेटर रिसोर्सेज है धंधे का, सबसे जाके बात करो, ठीक है। इनसे बात करते समय करो, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करके एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बना दो जो डिटेल देगी किसके बारे में, सब्सटेंसिव इश्यूज या रिस्क के बारे में, या कंप्लायंस इश्यूज या रिस्क के बारे में। वेरी सिंपल, ऐसे ही करते हैं ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट। वेरी सर वर्क अप्रोच बताओ ड्यू डिलीजेंस का। वर्क अप्रोच क्या है? अब एक बात बताओ, पहले आप टारगेट कंपनी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, उसको रिव्यू करके रिपोर्ट कर दो, उसी पे रिव्यू करो और उसी पे रिपोर्ट कर दो जो फाइनेंशियल सबमिट करेगी टारगेट कंपनी। वेरी सिंपल। अब आपने फाइनेंशियल देख लिया, अब धंधा देखो। धंधा देखने के लिए जहाँ धंधा है वहाँ जाके साइट विजिट करना पड़ेगा, तो उस धंधे को एसेस करो। धंधे को इंग्लिश में बिजनेस बोलते हैं, इतना तो आप लोगों को पता है ना। एसेस दी बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय ए साइट विजिट। साइट विजिट करके एसेस करो बिजनेस को। वेरी सिंपल पॉइंट। अब सुनो, पहले फाइनेंशियल को कर लिया, फिर धंधे को ही कर लिया विजिट करके एसेस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे से हो गए। अब सुनो, आपको काम तो ड्यू डिलीजेंस में इन्वेस्टर्स के हिसाब से करना है। इन्वेस्टर्स ही की डिफाइन करेगा की एरिया, ठीक है। तो वर्क थ्रू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस किसके साथ? विद द इन्वेस्टर्स के साथ। कैसे? बाय डिफाइनिंग द की एरियाज। बात खत्म। पहला था कि आप रिव्यू कर लो और रिपोर्ट कर दो जो फाइनेंशियल सबमिट किए हैं टारगेट कंपनी में, फिर जाके आप एसेस कर लो बिजनेस के बारे में, चाहे मतलब कैसे, साइट विजिट करके, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे? वर्क थ्रू ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, जो ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस है उस पर काम करो, ठीक है। कैसे करोगे सर? इन्वेस्टर के साथ करो जो आपको की एरियाज डिफाइन कर देगा, और लास्ट में एक ऑफर बनाने में हेल्प कर दो ना, और इनका काम खत्म करो। हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस। ये हो गया आपका वर्क अप्रोच। प्लीज इसको याद कर लेना ऐसे का ऐसे ही। सर अब बताओ रिव्यू ऑफ कैश फ्लो बताओ। रिव्यू ऑफ कैश फ्लो, सॉरी ये आपका रिव्यू ऑफ कैश फ्लो हमारा हो गया। इधर हिडन लाइबिलिटीज और ओवर वैल्यूड, इसको काट देना प्लीज। हिडन लाइबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट में पूछा जाएगा कि आप हिडन लाइबिलिटीज बताओ, ओवर वैल्यूड एसेट बताओ। तो हिडन लाइबिलिटीज क्या होती है? इधर आओ मैं आपको बताता हूँ, सुनो। देखो पहले ना टैक्स डिपार्टमेंट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ, टैक्स डिपार्टमेंट को भी अपन कोई लाइबिलिटी आता है, उससे बस अपने को ध्यान रखना। बैंक से भी कुछ अपने को मिल जाएगी, शेयर होल्डर से भी अपने को कुछ मिल जाएगी, लेबर से भी कुछ मिल जाएगी, और प्रॉपर्टी ओनर जिस प्रॉपर्टी पे अपन रह रहे हैं लीज पे, उससे भी अपने को एक मिल जाएगी। ये सारे क्या ओनर से ना अपने से, मतलब सारे स्टेक होल्डर है ना किसी से अपना कनेक्शन है। सर टैक्स डिपार्टमेंट को अपन टैक्स देते हैं, बैंक वाले से भी अपना कुछ है। तो ये सारे के सारे इन सब में मैं एक एक हिडन लाइबिलिटीज आपको याद करा दूंगा, ठीक है। इधर आओ। टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है? आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो आपकी अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो वो हिडन लाइबिलिटी भी हो सकती है। वेरी सिंपल। इधर आओ। टैक्स लाइबिलिटीज अंडर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं इसके लाइबिलिटी के, अब ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये तीनों टैक्स की लाइबिलिटीज में है। सर टैक्स की लाइबिलिटीज में कैसा? दो तो इन्होंने एक लिख दिया सेल टैक्स का, एक लिख दिया इन्होंने कस्टम का। सुनो, सेल टैक्स का कोई पेंडिंग असेसमेंट पड़ा है, लॉन्ग पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट, याद रहेगा। वेरी सिंपल।
अब सर आपने क्या किया, कस्टम में जाओ, कस्टम में आप प्रोविजनल असेसमेंट कराते हो, हाँ सर प्रोविजनल असेसमेंट कराते हैं। फाइनल असेसमेंट अभी आपका हुआ नहीं है, फाइनल असेसमेंट आपके बुक में लिखा भी नहीं है कि ये फाइनल असेसमेंट होगा। तो अगर प्रोविजनल असेसमेंट के ड्यूटी के हिसाब से ड्यूटी आपने पे कर दी तो आपको फाइनेंशियल असेसमेंट में ड्यूटी बढ़ सकती है, हाँ सर बढ़ सकती है। तो पेंडिंग फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी वेयर प्रोविजनल असेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। अभी बुक्स में तो कुछ दिख नहीं रहा, तो आपकी हिडन लाइबिलिटी है ना कि अगर उसने फाइनल असेसमेंट में बढ़ा दिया पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अब आपके हो गए दो, एक तो मतलब सेल टैक्स का हो गया, एक कस्टम टैक्स का हो गया, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक इसको ऐसे याद रख लो कि डायरेक्ट टैक्स में आपको कोई शो कॉज नोटिस आया, मतलब ये दोनों के लिए है, शो कॉज नोटिस कहीं से भी आया, चाहे डायरेक्ट में आया चाहे इनडायरेक्ट में आया, बट आपको वो मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर किस में नहीं हुआ, डिमांड में अभी तक, तो आपको एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, सुनो इधर देखो, कंपनी में हैव सो कॉज नोटिस विच में हैव नॉट मैच्योर्ड इनटू डिमांड एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, बट वो मटेरियल और इंपॉर्टेंट है। अभी 4 पॉइंट सुनो, टैक्स लाइबिलिटीज अंडर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होगी, हाँ सर। फिर कस्टम वाला पॉइंट, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, फाइनल असेसमेंट हुआ नहीं है। कोई अगर सेल टैक्स मतलब लॉन्ग पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट, और एक सर सो कॉज नोटिस आ गया बट अभी तक वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये तो सारे टैक्स के पॉइंट हो गए जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, 4 के 4 पॉइंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे यही थे, इधर देखो, डायरेक्ट टैक्स, सो कॉज नोटिस, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अभी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को आपने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया है, देखो गारंटीज तो आपके बुक में दिख भी जाती है, आपके बैलेंस शीट में आप नोट वगैरह डाल के भी वो बता देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेटर ऑफ कंफर्ट दे रखा है तो क्या हो गया, लेटर ऑफ कंफर्ट तो आपके बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो लेटर ऑफ कंफर्ट अगर आपने दिया है तो ये आपको कभी ना कभी पैसे देने पड़ सकते हैं, तो ये हिडन लाइबिलिटी है, वेरी सिंपल। सर शेयर होल्डर्स, आपने शेयर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आपके शेयर बाई करूंगा एट ए स्टेटेड प्राइस, सुनो, एग्रीमेंट टू बाईबैक शेयर्स को मैं बाईबैक करूंगा एट ए स्टेटेड प्राइस, तो ये भी आपका हिडन लाइबिलिटी हो गया, वेरी सिंपल। लेबर के साथ, सर देखो इधर आओ, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बैंक हो गया, शेयर होल्डर। लेबर के साथ आपका कोई अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन चल रहा है, लेबर लिटिगेशन चल रहा है तो आपका वो भी हिडन लाइबिलिटी हो गया। प्रॉपर्टी ओनर के साथ अभी आपके फ्यूचर में लीज लाइबिलिटी आने वाली, अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगी, पर हिडन हो गई ना ये लाइबिलिटी भी, हाँ सर। देखो प्रॉपर्टी ओनर का हो गया, शेयर होल्डर का हो गया, बाईबैक का अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया इस कोई भी स्टेटेड प्राइस पे, ठीक है, लेटर ऑफ कंफर्ट दे रखा है, बाकी डायरेक्ट टैक्स वाली है और इनडायरेक्ट टैक्स वाली है। आप एक भी नहीं भूलोगे और ऐसे कैसे लिख के आओगे, हिडन लाइबिलिटीज मेरी गारंटी है, ध्यान से सुना होगा तो। अब इसको रब करके मैं आपको बताता हूँ ओवर वैल्यूड एसेट के बारे में। सर ओवर वैल्यूड एसेट के बारे में बता दो, वेरी सिंपल, सुनो मेरी बात। आपके पास 5 आई है, एक तो 5 आई में क्या, इन्वेंट्री है। सर कैसी इन्वेंट्री है, ऑब्सोल्यूट है, काम की नहीं, स्लो मूविंग है, जाती नहीं है सर, धीरे धीरे सालों साल में एक स्टॉक निकलता है, एक प्रोडक्ट निकलता है, ऐसी इन्वेंट्री है। ऐसी इन्वेंट्री है जो वैल्यू हुई है आपकी देखो, और इन्वेंट्री इज वैल्यूड अबव एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा आपने वैल्यू कर रखी है, ऐसी इन्वेंट्री है, तो ओवर वैल्यूड एसेट है ना। और ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल, देखो पैकिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है जो शायद आपके काम भी ना है, विद द नेम ऑफ जिस पे कंपनी का नाम लिखा है, तो वो भी ओवर वैल्यूड एसेट में है ना, क्योंकि आपको पता है ये इन्वेंट्री काम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वाली इन्वेंट्री, स्लो मूविंग वाली, या फिर जो एनआरवी से भी ऊपर दिखाई है, या फिर कोई कंपनी के नाम पर है, वेरी सिंपल। अब दूसरा आई पे आओ सर, इंटेंजिबल एसेट है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी आपका दूसरा आई कंप्लीट हो गया। सर तीसरा और चौथा बताओ। सर दोनों इन्वेस्टमेंट है, सुनो, एक इन्वेस्टमेंट है जो अपन ने कॉस्ट पे दिखा रखी है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में है ही नहीं, तो ये भी हमारा ओवर वैल्यूड एसेट हुआ ना। बुक्स में तो हमने ज़्यादा दिखा रखा कॉस्ट पे, मार्केट में उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ओवर वैल्यूड एसेट हो गया। सर ओवर वैल्यूड एसेट का एग्जांपल, हमने कहा हमारी इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ की, वाह सर 5 करोड़ की, बट उस पर रेट ऑफ रिटर्न 0.5% पूरे साल का है, बहुत ही कम रेट ऑफ रिटर्न है, तो लो रेट ऑफ रिटर्न है, लो रेट ऑफ इनकम है, तो वो भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अपन ने दिखा तो बहुत दी, उसमें इनकम अपने को कुछ आ नहीं रही है, ठीक है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी 2 इन्वेस्टमेंट के पॉइंट हो गए, एक इन्वेंट्री का पॉइंट हो गया, एक इंटेंजिबल का, 4 आई हो गए। सर पांचवा क्या है, पांचवा इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर आपने प्रोजेक्ट लगाने के किए पर वो कोई फ्रूटफुल नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो 5 आई आपको याद रहेगा, वेरी सिंपल। अब सुनो, अब जो पॉइंट है, अपन ने आई वाले 5 पॉइंट याद कर लिए, एक प्लांट एंड मशीनरी हम लोग को ऐसे भी याद रहेगा, और कोई भी ट्रेड रिसीवेबल्स है जो कलेक्ट ही नहीं हुआ, अनकलेक्टेड या अनकलेक्टेबल, या कलेक्ट ही नहीं होगा कभी, तो ऐसा आप ट्रेड रिसीवेबल्स है,
तो वो भी आपका ओवर वैल्यूड एसेट आपके बुक्स में तो दिखा रहे। मेरा भी एक ना ऐसा डेटर्स है जिसे अभी मेरे को पैसे नहीं है, 4 साल से हो गया मेरा बिजनेस, तो उसको मैंने इनिशियल में सेल किया था 1 लाख का गुड्स, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, पर मैं अपने बुक्स में अभी भी 1 लाख दिखा रहा हूँ। तो वो पैसे आए नहीं है ना, आएंगे मुझे भी पता है, बट मैं अपना ओवर वैल्यू एसेट करके चल रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स है। सुनो अभी क्या हो गया, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है जो अंडर यूज्ड है, पूरी यूज ही नहीं हुई, पर बुक्स में आप ज़्यादा दिखा रहे हो। ऑब्सोल्यूट प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोल्यूट हो गई, नई टेक्नोलॉजी आती, पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, अब फुल्ली ऑटोमेटिक आती है, और टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपका कॉस्टिंग का गैप इतना है, पर फिर भी आप उसको बुक्स में इतनी हाई वैल्यू पे दिखा रहे। ऑब्सोल्यूट प्लांट मशीनरी को मत दिखाओ भाई। एसेट वैल्यूड विच हैज बीन इम्पेयर्ड, एसेट उसकी वैल्यू इंपेयर हो गई, बट क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी गिर गई, तो उसको भी आपने दिखा रखा है, एज ए ओवर वैल्यूड एसेट हो गई। तो चलो एक प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट समझ में आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स का गया। कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो लिटिगेशन में, लिटिगेटेड एसेट एंड प्रॉपर्टी पॉवर्टी नहीं, ठीक है। आपके सारे पॉइंट्स कवर्ड, आटो के आटो देख लो। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री 5 आई हो गए, 3 पॉइंट ये हो गए। आपको ऐसे कैसे याद रखना है, 5 आई कभी मत भूलना। इन्वेंट्री, 2 इन्वेस्टमेंट के पॉइंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर वाला, एक इंटेंजिबल एसेट्स वाला, वेरी सिंपल। और बाकी क्या था सर, एक ट्रेड रिसीवेबल से पैसा नहीं आया, और क्या सर ये क्या है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी और एक सारे के सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी आपकी लिटिगेशन में, ये आपके ओवर वैल्यूड एसेट्स हो गए। जैसे मैंने बोला वैसे याद रखना, सिंपल। अब सर कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट बताओ। कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में आपको क्या है, वेरी सिंपल, इधर आओ। आपने पढ़ा, सब क्लीन हो गया होगा, आ जाओ। अब देखो आपने यहाँ पढ़ा कि आप इधर स्कोप में अपन ने पढ़ा था ना कि अपन बैलेंस शीट का रिव्यू करेंगे, तो इन्होंने कहा फाइनेंशियल लायबिलिटी का असेसमेंट, ठीक है, एसेट का वैल्यूएशन, ठीक है, अलग अलग हम अलग अलग लिख देंगे। हमने उसमें लिखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू, उसमें पीएल भी आता है, हाँ सर, तो इन्होंने ऑपरेटिंग रिजल्ट लिख दिया, हम भी अलग से लिख देंगे उसका असेसमेंट। मैनेजमेंट का पॉइंट था यहाँ पे, मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि आप क्या करो सर, असेसमेंट करो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का, वो भी हम लिख देंगे। टैक्सेशन का और स्टेचुरी कंप्लाइंस का पॉइंट था हमारे स्कोप में सर, था यहाँ पे असेसमेंट ऑफ क्या लिख दिया, टैक्सेशन एंड स्टेचुरी कंप्लाइंस। 4-5 पॉइंट तो वहीं के सेम है, और नेटवर्थ और शॉर्ट याद रखना। अब बाकी कोई भी रिपोर्ट जाओ उसमें समरी जाएगा, इंट्रोडक्शन जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, समरी दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, टारगेट कंपनी का बैकग्राउंड दोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलीजेंस कराने का, हिस्ट्री और शेयर होल्डिंग पैटर्न। कोई मेमोरी टेक्निक बंद बना, 4 बार 5 बार देखोगे, ऐसे याद रहेगा, और 5-6 पॉइंट लिख दोगे। मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, लाइबिलिटी और एसेट को तोड़ दिया जो अपन ने बैलेंस शीट पढ़ा था, तो असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, असेसमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, और पीएनएल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, मतलब उसका ऑपरेटिंग रिजल्ट वाला पॉइंट। टैक्सेशन का और स्टेचुरी कंप्लाइंस का एक कर दिया, नेटवर्थ और शॉर्ट 2 अलग है। एग्जीक्यूटिव समरी जाएगा, इंट्रोडक्शन जाएगा, ब्रीफ हिस्ट्री जाएगा, सर ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलीजेंस का, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो आई है रिव्यू पे, वो ये हो गई आपके कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। आपको मैंने इस सारा का सारा रिवाइज करा दिया। अब सुनो मेरे साथ आओ, पहला वाला क्वेश्चन छोटा सा केस स्टडी है, रीड करना कुछ नहीं। अभी देखो बच्चे में क्या, इसमें मैं 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये क्वेश्चन है कि आप बाय करना चाहते हो बिजनेस, मतलब ड्यू डिलीजेंस का ये सर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे। प्रोसीजर्स मतलब क्या क्या स्कोप में आप कंसिडर करोगे। स्कोप तो आप सारा का सारा लिख दोगे मैंने, एज टू एज, सेम टू सेम, बट ये बाकी सर क्या है सर। अब देखो बाकी इन्होंने क्या किया है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी है ना, इन्होंने कहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, उसके आगे डिस्क्रिप्शन लगा दिया, तो आप भी लगा देना। यहाँ प्रमोटर का बैकग्राउंड देखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिख दिया इन्होंने, बैकग्राउंड प्रमोटर का बैकग्राउंड एंड स्टैंडिंग प्रमोटर लिख दिया, ठीक है, कोई नहीं, सेम पॉइंट है, इन्होंने बस थोड़ी सी वर्डिंग अलग की है, तो मैंने इसको रिपीट नहीं किया। कैश फ्लो देखना, आपको कैश फ्लो पैटर्न लिख दिया, ठीक है। प्रोजेक्शंस था इधर, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, इन्होंने प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर वायबिलिटी लिख दिया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग रिजल्ट्स को अलग अलग कर दिया, एसेट लायबिलिटी को अलग अलग कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी अकाउंटिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिटेल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सेम पॉइंट्स है, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, सर आपने ये पॉइंट्स नहीं दिए, कुछ नहीं है, सेम पॉइंट है, अलग थोड़ा सा अलग किया है, तो इस क्वेश्चन को रीड करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में ये रिपोर्ट का कंटेंट बताओ सर, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव और सारे असेसमेंट सेम तरीके से लिखे हैं, देखो मैंने, आपको याद आ जाएंगे सारे। उसके बाद में एसेट का ओवर वैल्यूएशन का पूछा, इन्वेंट्री के 4-5 आई लिख देना, या 8 पॉइंट आप अच्छे से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, और सर आपने हमारी नोट्स में क्यों नहीं डाला। अभी देखो सर, ऑडिट के और ड्यू डिलीजेंस का डिफरेंस पूछा है।
इसमें ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ ट्रू एंड फेयर व्यू अपना एक्सप्रेस ओपिनियन करते हैं, और ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू है, देख लो वही लिखा है। और अगर आप ये ड्यू डिलीजेंस करते हो तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होगा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होगा। मैंने आपको ड्यू डिलीजेंस की डेफिनेशन बताई थी कि वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में एग्जामिनेशन करता है, एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, वेरी इजी, वो यहाँ है कि कंफर्म द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो ड्यू डिलीजेंस वाली डेफिनेशन लिख दी। और एक चीज अलग से कह रहा है कि आप रीजनेबल पर्सन जो स्टेप लेता है ना कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले, तो ड्यू डिलीजेंस एम्स टू टेक केयर दैट अ रीजनेबल पर्सन एम्स टू टेक केयर क्या, रीजनेबल पर्सन जो आपको स्टेप्स लेगा ना वो आप ड्यू डिलीजेंस में ही आप वो स्टेप्स लो, ठीक है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, इसको भी आप रीड कर लेना, ये आपको ड्यू डिलीजेंस और ऑडिट का डिफरेंस है। उसके बाद में ये अपन ने पढ़ लिया, एक छोटी सी केस स्टडी है, रीड कर लेना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपके ड्यू डिलीजेंस के सारे स्टडी मटेरियल के और जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो।